नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। एक किसान ने बनाया बंजर भूमि को उपजाऊ। अनार की उन्नत बागवानी पर तकनीकी जानकारी। खेती की पहली प्राथमिकता होती है पानी, खासतौर पर राजस्थान में जहां पानी की गंभीर समस्या रहती है और इस विकट समस्या का समाधान खोज निकाला है जयपुर के एक उन्नत किसान सुरेंद्र अवाना ने, जो वर्षा जल की एक एक बूंद के महत्व को समझा और वर्षा जल को अपने फार्म पॉन्ड में इकट्ठा करके मछली पालन के अलावा कई तरह की फसलें उगाकर अच्छा लाभ कमा रहे हैं। तो इन्होंने वर्षा जल संग्रहण की क्या तकनीक अपनाई है, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। पानी बिना कुछ संभव नहीं है। खेती की पहली प्राथमिकता ही पानी होता है। सुरेंद्र अवाना के नवाचार से न सिर्फ सिंचाई का पानी भरपूर मिल रहा है, बल्कि उसी में मछली पालन भी हो रहा है। यहाँ आय का अतिरिक्त स्रोत भी पैदा किया जा चुका है। और अब हम आ गए हैं उस पॉन्ड की तरफ जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से गौशाला के अंदर जो पाइप लगाए हुए हैं उन शेड का पानी उस पाइप के जरिए यहाँ पर पहुँचता है। और आप देख पाएंगे कितना बड़ा पॉन्ड यहाँ पर बना हुआ है। ये पॉन्ड सिर्फ खेती के लिए नहीं, और भी कई इस्तेमाल हो रहे हैं इस पॉन्ड के। क्या क्या इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो हम पूछेंगे खुद यहाँ जो जिनसे हम बात कर रहे हैं। एक उन्नत किसान हमारे साथ हैं। आपसे फिर मैं बार बार उन्नत किसान की बात कर रहा हूँ, और किसान का नाम सुनते लोगों के दिमाग में आता है कि नहीं, ये उन्नत नहीं हो सकता है क्योंकि खेती से बहुत ज़्यादा कमाई नहीं हो पाती है। कई बार ये होता है कि उसकी जो कीमत जो है समर्थन मूल्य के इंतज़ार में बैठा रहता है किसान। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ तो समर्थ किसान नज़र आ रहा है। और ये पानी का पॉन्ड भी, जैसा भी मैंने टीन शेड में बताया था कि वहाँ पाइपलाइन के थ्रू, और ये पानी ये इसके अंदर से ये इसके अंदर आया, और दूसरा ये बाहर का पानी है नाले का बह के, ये भी इसके अंदर आया है। अभी बारिश अच्छी हुई, ये पॉन्ड और प्लस पीछे वाला दोनों पॉन्ड बारिश से फुल भर गए थे। और ये राजस्थान सरकार की सब्सिडी से मैंने पॉन्ड बनाया है। और ऐसे जयपुर ज़िले में 1500 पॉन्ड बने हुए हैं, और किसी भी पॉन्ड में मछली पालन नहीं हो रहा है, सिर्फ मेरे पॉन्ड में। मेरे से प्रभावित होके अभी 6 किसानों ने और अपने पॉन्ड में मछली पाली है। ये सरकार से सब्सिडी में पॉन्ड बना हुआ है, बरसात का पानी इकट्ठा किया हुआ है। उसके बाद अगर फिश इसमें मछली के सीड डाल दो और मछली पालन हो तो आप दूसरी जो खेती कर रहे हो वो करते रहो। ये तो एक आपके एक्स्ट्रा इनकम हो गई। साल भर बाद जो अपन दूसरी बार खेती कर रहे हैं उससे भी 4 गुना ज़्यादा इनकम ये पॉन्ड मुझे भी देगा। इसलिए मैं किसानों को कहता हूँ कि आप लोग भी सब मछली पालन करिए। जी, मछली पालन मैंने देखा आप यहाँ इसमें मछली भी पालते हैं और सिंचाई के भी ये काम आता है। साथ ही साथ मैंने ये भी देखा कि मैं चौंक गए जान के कि यहाँ सेव की खेती हो रही है। देखिए, इसके अंदर जैसे मछली पालन है, सेव की मैं अभी बताता हूँ कि मछली पालन का जो इसका मछलियों का फीड है वो पूरा किसान के फार्म पे है। जैसे सबसे पहले इनको हमने 1 ट्रॉली गाय का गोबर डाला सड़ा हुआ, और गोबर के बाद इसमें अरडू के पत्ते, जो हर किसान के फार्म पे अरडू होता है, बिलायती आंकड़ा, उसके पत्ते भी इनका फीड है। उसके अलावा जो सब्जी है ख़राब हो जाती है उसको काट के इस सब्जी को डाल दो। फ्रूट आपके फार्म पे अगर ख़राब हो गए तो वो भी डाल दो। तो 90% जो फिश का फीड है, इसका खाना है, वो यहीं पे है। और मछली का जो वेस्ट है वो इस पानी में घुल के खेती के अंदर जा रहा है, वो बहुत अच्छा खाद है। तो ये जो हमारे यहाँ फ्रूट की आप जिक्र कर रहे थे, इनके इसकी पानी से अच्छी अच्छी वैरायटी, जैसे आपको मैं एप्पल दिखा रहा हूँ, खजूर हैं ये इस साइड में। मैंने जोधपुर से टिश्यू कल्चर वाले खजूर लाके लगाए हैं। उसके अलावा एप्पल के बाद बादाम भी हैं यहाँ पे। मैंने कुछ चंदन के पेड़ भी लगाए हैं किसानों को बताने के लिए कि राजस्थान में ये सब कुछ हो सकता है। और आप परंपरागत खेती करते रहिए। उसके अलावा फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, ये मछली पालन है। जब तक राजस्थान का किसान एकीकृत खेती 4 तरह की 5 तरह की नहीं करेगा तब तक ये धनाढ्य नहीं हो सकता। अगर 4 तरह की खेती कर रहे हो, परंपरागत खेती में ओले पड़ गए, पानी कम हुआ, ज़्यादा हो गया तो नुकसान हो जाता है। ये मछली तो बरसात हो गई, ओले पड़े तो एक नहीं मरती है।
अब सर्दी ज़्यादा हो तो एक नहीं मरेगी, गर्मी ज़्यादा हो तो एक नहीं मरेगी। पेड़ तो मैं बचपन से लगा रहा हूँ, लेकिन पहले सिर्फ बारिश में लगाता था। लेकिन जुलाई 10 के बाद मुझे ऐसा मोटिवेशन मिला कि मैं डेली एक पेड़ लगाता हूँ। और ये जो नीम देख रहे हो ना आप, ये जून 17 के लगे हुए हैं, यानी जून के अंदर भी मैं पेड़ लगाता हूँ और सारे पेड़ जिंदा हैं। और मेरी जिम्मेवारी है जो जून और मई में पेड़ लगाता हूँ उनको। बाकी बरसात में तो पानी मिल जाता है 3-4 महीने। और स्पेशल जो मैं बाहर लगाता हूँ शमशान घाट और रोड के ऊपर, उसके लिए मैंने एक टैंकर ले रखा है, उससे पानी पिलाता हूँ मैं और मेरा स्टाफ। तो इस तरह से मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं पर्यावरण के प्रति कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ। और मेरे को देख के ये नई जनरेशन जो आ रही है, नए बच्चे, वो भी बड़े खुश होते हैं और वो भी प्लांट्स लगा रहे हैं। 3 साल पहले शुरू किया गया काम अब रफ्तार पकड़ने लगा है। इनको सरकारी मदद मिलने लगी है। खेती के माध्यम से खड़ा हुआ है डेयरी व्यवसाय और उसी के सहारे खड़ा हो गया देशी खाद का भी बड़ा व्यवसाय, जो किसान की आय को चौगुना बना रहा है। कैमरामैन बलवीर सिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 जयपुर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। फलों में बात करें अनार की, तो इसकी बाजार मांग अधिक होने के साथ साथ अधिक मूल्य भी मिलता है, जिससे इसकी खेती की ओर अपने प्रदेश के किसानों का रुझान बढ़ा है। इसी लाभ को देखते हुए जो किसान भाई अनार की बागवानी करना चाहते हैं, वे कौन कौन से पहलुओं को ध्यान में रखते हुए खेती करें जिससे अधिक लाभ मिल सके, इसके लिए देखिए अन्नदाता की ये खास रिपोर्ट। अनार के पौधा जो है वह सूखा के प्रति सहनशील होता है। आजकल जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो ये देख रहे हैं कि कई क्षेत्र ऐसे जहाँ पर पानी यानी वर्षा ज़्यादा होता था, वहाँ भी वर्षा अब काफ़ी कम हो रही है, क्योंकि अनार के पौधे को कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। और यदि सूखा पड़ जाए तो उसको वो सहनशीलता भी उसके अंदर होती है। अनार का पौधा 3-4 साल में पेड़ बनकर फल देने लगता है और एक पेड़ करीब 25 वर्ष तक फल देता है। साथ ही अब तक के अनुसंधान के मुताबिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने के लिए अगर 2 पौधों के बीच की दूरी को कम कर दिया जाए तो प्रति पेड़ पैदावार पर कोई असर नहीं पड़ता है। जबकि नए अनुसंधान के अनुसार 3 गुना 3 मीटर की दूरी पर अनार के पौधों की रोपाई की जाए तो 1 हेक्टेयर में 1100 पौधे लगने से पैदावार 2 से 3 गुना तक बढ़ जाएगी। पौधारोपण के 1 माह पूर्व 60 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और गहराई के आकार में गड्ढे खोदकर 15 दिनों तक खुला छोड़ दें, जिसके बाद गड्ढे के ऊपरी मिट्टी में 15 किलोग्राम पकी हुई गोबर की खाद, यूरिया 60 ग्राम, DAP 50 ग्राम, क्लोरोपायरीफास चूर्ण मिट्टी में मिलाकर गड्ढों को सतह से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर दें। गड्ढे भरने के बाद सिंचाई करें ताकि मिट्टी अच्छी तरह से जम जाए। इसके बाद पौधों का रोपण करें और रोपण तुरंत बाद सिंचाई करना नहीं भूलें। इसके लिए सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि जो भी किसान भाई हमारे अनार का बगीचा लगाए हुए हैं, तो उसमें खाद और उर्वरक किस मात्रा में देना है। इसके लिए क्या करना है कि जो भी पौधा होता है, एक पौधे के किनारे एक खाई तैयार कर लें और उसमें उसकी मिट्टी को निकालकर उस मिट्टी में जो नाइट्रोजन, पोटास को अच्छी तरीके से मिला दें। इसके साथ ही साथ पौधे में जो रासायनिक खाद NPK, इसकी 19:19:19 के अनुपात में लगभग जो है 8 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से जो है पूरे बगीचे में दे दें। 1 एकड़ की लगभग 8 किलोग्राम इसकी मात्रा पड़ेगी। ड्रिप सिंचाई अनार के लिए उपयोगी साबित हुई है। इसमें 43% पानी की बचत एवं 30 से 35% उपज में वृद्धि पाई गई है। ड्रिप द्वारा सिंचाई विभिन्न मौसम में उसकी आवश्यकता के अनुसार करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जो बगीचे हैं हमारे, उसमें कटाई, छटाई और उसकी सदाई का बेहद महत्व होता है, क्योंकि यदि आप समय से कटाई छटाई नहीं करेंगे तो ऐसे में जो फलन होता है और फूल आता है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो इसकी कटाई और छटाई के लिए के 2 विधियां प्रचलित हैं। एक तो होता है कि सीधी तना विधि, एक तना विधि। इसमें एक तना को रखा जाता है, शेष जितनी भी टहनियाँ होती हैं उसको काट के अलग कर दिया जाता है। लेकिन ये विधि जो है कॉमर्शियल व्यवसायिक दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं पाई गई है। इसके साथ ही साथ एक विधि होती है जिसमें कि बहुतना विधि कहते हैं।
इसमें लगभग 3 से 4 तने छोड़े जाते हैं। अनार में आप 3 से 4 तनों को छोड़ दीजिए बढ़ने के लिए, तो इसमें जो पौधा तैयार होता है उसकी कैनोपी भी अच्छी होती है और सूर्य का प्रकाश वगैरह भी कैनोपी में अच्छा पहुंचता है, जिसकी वजह से फलन ज़्यादा होता है, फूल भी ज़्यादा लगते हैं और उत्पादन अधिक होता है। कटाई छटाई जब करते हैं तो इसमें मैंकोजेब नामक दवा, जिसका कि 2.5 ग्राम प्रति 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से पौधे के ऊपर छिड़काव कर दें और छिड़काव करने के बाद उसमें बोरडॉक्स मिक्सचर भी आता है, जिसको कि आप पौधे के ऊपर छिड़क सकते हैं। बोरडॉक्स मिक्सचर का छिड़काव करने से पौधे में किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है। अनार में वर्ष में 3 बार जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर और जनवरी फरवरी में फूल आते हैं। व्यावसायिक रूप से केवल एक बार की फल ली जाती है और इसका निर्धारण पानी की उपलब्धता एवं बाजार की मांग के अनुसार किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर यदि बहुत ज्यादा फूल झड़ रहे हों तो आप नेफ्थलीन एसिटिक एसिड आता है बाजार में, प्लानोफिक्स के नाम से मिलता है। इसका 1 ml 5 लीटर पानी में घोलकर अगर आप जिस वक्त फल की सेटिंग होती है, यानी कि फूल बनने के बाद जब फल आता है और फल का आकार जब मटर के दाने जितना होता है, उस समय अगर आप प्लानोफिक्स नामक दवा का इस छिड़काव पौधे पर करते हैं तो इसमें फल कम झड़ता है और उसका सेटिंग बढ़िया होता है। तो इन सब कुछ मुख्य बिंदुओं को अगर हमारे किसान भाई ध्यान रखें तो वो अनार के बगीचे को अच्छी तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। राज्य मौसम विभाग जयपुर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर श्री गंगानगर में आगामी 5 दिनों के दौरान आसमान में हल्के बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान दक्षिण पश्चिम दिशा में हल्की गति की हवाएं चलने की संभावना है। कपास के खेत में खरपतवार न पनपने दें। देसी कपास में चितकबरी सूंडी का प्रकोप दिखाई देने पर निम्बोली का 5% अर्क या क्यूनालफोस 25 EC 20 मिली या फेनवलरेट 20 EC 10 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। नरमा कपास में इस समय सफेद मक्खी दिखाई देने लगी है, अतः खेतों का नियमित निरीक्षण करें व आर्थिक हानि स्तर 8 से 12 सफेद मक्खी प्रतिपत्ति की स्थिति में नीम आधारित निम्बेसिडिन तरल साबुन की 5 मिली 1 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर या ट्राइजोफॉस 40 EC 250 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर कीटनाशकों का छिड़काव करें। नरमा कपास में सफेद मक्खी की रोकथाम हेतु 32 से 48 पीले रंग का ट्रैप प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लेवे। थ्रिप्स प्रकोप दिखाई देने पर थायोमेथोक्साम 25 WG 0.50 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। हरा तेला कीट का प्रकोप हो तो रोकथाम के लिए एसीफेट 70 SP 2 ग्राम, डाइमेथोएट 30 EC 2.0 मिली प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। अगेती ग्वार में बारिश न होने की स्थिति में सिंचाई देवे। ग्वार की अगेती फसल में रसचूसक कीट जैसे सफेद मक्खी, हरा तेला आदि का प्रकोप चल रहा है। इनके नियंत्रण हेतु ट्राइजोफॉस 2.5 मिलीलीटर या एसिटामिप्रिड 0.4 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। मूंग में सफेद मक्खी व हरा तेले से बचाव हेतु डाइमेथोएट 30 EC या ट्राइजोफॉस 40 EC का 2.5 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्रति बीघा की दर से छिड़काव करें। वर्षा की कमी होने पर किसान भाई 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। गन्ने की जड़ों के आसपास में मिट्टी चढ़ा देवे। फसलों में यदि तना छेदक या जड़ छेदक का प्रकोप दिखाई देवे तो फ्यूराडोन 30% कण 6 किलो प्रति बीघा या फोरेंट 10% कण 4 किलो प्रति बीघा की दर से प्रयोग करें। किन्नू के बागों में निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल देवे। जिन किसान भाइयों ने किन्नू के नए बाग लगाने के लिए गड्ढे तैयार कर रखे हैं, वो उनमें रोपण कार्य करें। पौधे उद्यान विभाग की नर्सरी व अन्य प्रमाणित नर्सरी से ही प्राप्त करें। बागों में लीफ माइनर कीट का प्रकोप दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु एसिटामिप्रिड 20 SP 0.4 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज हम चर्चा करेंगे सूकर पालन पे, जो कि सूकर पालन जो अभी जो वर्तमान समय की जिस हिसाब से मांग है उसके हिसाब से हमको है ना आज सूकर पालन पे हम विशेष चर्चा करेंगे। हमारे जो सूकर हैं वो सबसे ज़्यादा बच्चे देते हैं और उसमें क्या होती है, मृत्यु दर अधिक रहती है। मृत्यु दर को बचाने के लिए अगर हम एक विशेष प्रकार का जैसे कि जिसको फरोइंग पेन कहते हैं, जिसमें लास्ट समय में हम जो मादा रहती है उसको शिफ्ट कर देते हैं, बगल की साइड से दब के मर जाते हैं, उसको बचाने के लिए अगर किसान भाई चाहें तो गार्ड रेल 8 इंच ऊपर से जमीन से और 8 इंच दीवार से बाहर एक लोहे की आयरन को पाइप को हम 3 साइड से लगा दें। जो मादा का जो भार है वो उसके गार्ड रेल जो लोहे की आयरन की उस पे आ जाता है और बच्चे क्रश होने से बच जाते हैं। सूकर पालक भाइयों, जैसे ही सूकरी शावकों को जन्म देती है तो सबसे पहले आप नवजात शावकों की अच्छी तरह से सफाई करें। उनके मुंह, नाक, कान और पूरे शरीर को स्वच्छ पानी से साफ करें। इसके बाद सूती कपड़े से पोंछकर उसकी नाल को 2 इंच छोड़कर धागे से बांधें और उसे स्टेरिलाइज कैंची या ब्लड से सावधानी पूर्वक काटें। काटने के बाद उस पर टिंचर आयोडीन लगाएं, जिससे इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहता है। इसके अलावा नवजात शावकों को खीस जरूर पिलाएं। इससे शावकों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और उनका शारीरिक विकास भी अच्छा होता है। दूसरा तरीका ये है कि हम जो बच्चों को है ना क्रीप फीडिंग करा सकते हैं। क्रीप फीडिंग एक ऐसा वो होता है जिसमें ऊर्जा के साथ में प्रोटीन युक्त पदार्थ होता है जिसको हम खिला के, लेकिन इसके लिए शर्त यही है कि वो दाना सिर्फ बच्चों को मिले, मतलब पिगलेट को मिले, माँ से उसको बचा के रखना पड़ेगा। सूगर पालन को हम जो मनुष्य द्वारा बचे हुए खान को, जैसे कि होटल है जिसका कि गार्बेज यूज किया जाता है, गार्बेज जिसको कहते हैं बचा हुआ होटल का खाना, उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत आती नहीं है। अगर उसको हम समय रहते सूकर को खिला सके तो कहीं ना कहीं हम उसकी सूकर की लागत भी कम कर सकते हैं। भवन निर्माण भी अच्छा होना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, मतलब रोशदार हवा आना चाहिए जिससे कि हवा का प्रवाह क्रॉस हो जाना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, कम से कम पशुओं के बीमार होने के चांसेस रहते हैं। जिसमें हम ये ध्यान रख सकते हैं कि जो हमारा फर्श है वो नॉन स्लिपरी होना चाहिए। धीमे धीमे पशु के रहते हुए वो फर्श क्या होने लगता है, स्लिपरी होने लगता है। इसमें गड्ढा करने की प्रवृत्ति होती है, तो उसकी जो हम जब भवन निर्माण बनाएं तब इसका विशेष ध्यान रखें कि उसमें सीमेंट की मात्रा ज्यादा रखें, नहीं तो वो बहुत जल्दी ही उसको खोद के डैमेज कर देते हैं। तो उसको हमको फर्श को बहुत मजबूत रखना है, नॉन स्लिपरी रखना है। इसके अलावा हमको अभी 3 बातों पे और भी ध्यान रखना है। पैसे की साफ सफाई चूंकि ये आप जानते हैं सीधा ये मतलब दाना खाने वाला जीव है, तो इसमें गंदगी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो रोज अगर हम लोग उसकी सफाई करें तो कहीं ना कहीं उसको हम लोग बहुत हद तक बहुत सारी बीमारियों को वो कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी डिसइंफेक्टेंट यूज कर सकते हैं जिससे कि हमारे उसमें फार्म में कम से कम बीमारी रहे। सूकर के शावकों की मृत्यु सबसे अधिक पिगलेट एनीमिया रोग से होती है। तो आप अपने शावकों को इस रोग से कैसे बचाएं, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं। तीसरा जो है, जो प्रारंभिक अवस्था में देखा गया है, जिसको पिगलेट एनीमिया, बच्चे वाइटिस कलर या येलोइश कलर के होके मृत्यु हो जाती है उनकी। उसको हम बचाने के लिए तरीका यही है कि पहले हम क्या करें कि मादा के जो राशन में है ना आयरन की टेबलेट्स उपलब्ध हैं, विभिन्न प्रकार की कंपनियों की उपलब्ध है, उनको हम फेरसल्फेट FeSO4 बड़ा आसानी से मार्केट में मिल जाता है। तो मादा स्तनपान कराती है तब भी हम फेरसल्फेट का आयरन उसके अडर पे लगा सकते हैं। इसमें क्या होता है, जब बच्चा सकलिंग करता है तो पैरेलल वो उसके शरीर में चला जाता है। तीसरा एक और बचाने का तरीका यह है कि हम 4थे या 5वें दिन आयरन का इंजेक्शन, इम्पेरोन और भी विभिन्न प्रकार के फेरिटास आते हैं इंजेक्शन, ध्यान रखें 0.5 ml या 0.25 ml से ज्यादा नहीं लगाना है और ये 4थे या 5वें दिन लगाना है। 20 या 22 दिन तक सर्वाइव कर गया तो फिर पिगलेट की मृत्यु दर बहुत ही कम हो जाती है। दूसरा है हमारा अंतःपरजीवी के हम लोगों को क्या करना है कि जो कि निमेटोड है, ट्रिमेटोड है, सेस्टोड है, ये कहीं ना कहीं उस प्रतिदिन वृद्धि होने वाली है उसको रोकते हैं और उनके जो भोजन है उसको क्या करते हैं
खा जाते हैं तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो अगर समय पे हम कम से कम 2 या 3 बार या तो 6 महीने के अंतराल पे करें या 4 महीने के अंतराल पे करें, तो इससे हम अगर हम डीवर्मिंग करते रहते हैं तो हमारे उनके जो सूकर हैं उनमें बहुत अच्छी ग्रोथ आती है। जो हमने आपको जानकारी दी गई है, अगर किसान भाई हमारे इन बातों पर गौर करें तो सुगर पालन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं और उनमें उनको कोई व्यवधान नहीं आएगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। ड्रिप मल्च से खेती कर रहे किसान से मुलाकात। दुधारू पशुओं में परजीवियों की समस्या का समाधान। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।